चलो जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठीक है, पिछली क्लास में क्या किया था? कॉन्सेप्ट्स किया था, एक क्वेश्चन भी किया था। और आज क्लास में आज जो ब्रेक के बाद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बिना टाइम खराब किए। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें मैं इसमें डिस्कशन करूंगा बीटा मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करते तब बात समझ में आएगी। ठीक है, बिना टाइम खराब किए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2022। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। तो प्लीज सर, वैसे एग्जाम में आ चुका है कि आ चुका है? ये क्वेश्चन है कहाँ का आखिर? ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल भी है, न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल, और पुराने जो ओल्ड सिलेबस था ना उसका प्रैक्टिस मैनुअल भी। ठीक है सर, तो एक बार रीड करेगी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यस, लिखा है डिटेल्स अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज एज बिलो। शेयर्स ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा इन लैक्स, प्राइस पर शेयर और बीटा दे रखा। और बीटा ध्यान से देखो 1.4, 1.2, 1.6, किसी भी सिक्योरिटी का 1 से कम बीटा नहीं है। सारी की सारी सिक्योरिटी रिस्क की सिक्योरिटी है, रिस्क की सिक्योरिटी। कौन कौन सी कंपनी है? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ठीक है, देखो द इन्वेस्टर थिंक्स दैट द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, और रिस्क का मतलब हम यहाँ सिस्टमैटिक रिस्क की बात कर रहे हैं। बीटा बोले पोर्टफोलियो का बीटा वेरी हाई है। हालांकि अभी तक हमने पोर्टफोलियो का बीटा निकाला नहीं है, पर इनको देखने से ही लग रहा है कि पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज बीटा 1 से ज्यादा आएगा, मतलब रिस्क हाई है। ठीक, और इसको तो वेरी हाई लग रहा है, हो सकता है 1 से कुछ ज्यादा ही आए, हमें तो निकालना पड़ेगा। और बोले ये जो ज्यादा रिस्क है ना इसको वो रिड्यूस करना चाहता है, और रिस्क को, सिस्टमैटिक रिस्क को कितना करना चाहता है? 0.91। इट मींस बीटा का मैनेजमेंट करना चाहता है, और बीटा को, रिस्क को कम करके 0.91 करना चाहता है। ठीक है, इज कंसिडरिंग टू बिलो मेंशन अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी। दो स्ट्रेटेजी है। पहला वन, dispose of a part of his existing portfolio to acquire risk-free securities। बाप रे बाप, सर क्या लिखा है मुझे भी नहीं मालूम। मैंने एक बात कहा था कि जो बीटा मैनेजमेंट है वो दो जगह में डिस्कस करूंगा, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में और एक डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में हम बीटा कैसे, डेरिवेटिव्स में हम बीटा जो है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम बीटा को कम करते हैं। तो उसके लिए तरीका है कि मेरा पोर्टफोलियो कितने का है। मेरा पोर्टफोलियो मान लो, मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो मन से बोल रहा हूँ 5,000 लाख का। तो इसमें हम वेटेड एवरेज बीटा देख रहे हैं तो ज्यादा दिख रहा है। अगर हम इसमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी डाल दें, रिस्क फ्री सिक्योरिटी, तो क्या रिस्क फ्री, तो उसका बीटा क्या होगा? 0। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा 0 है। अगर उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूं और इसका वेटेड एवरेज निकालूं तो ऑटोमेटिक बीटा कम हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका पोर्टफोलियो को जैसे का तैसा रहने तो हाथ भी मत लगाइए, और आप फ्यूचर के थ्रू काम कीजिए, फ्यूचर के थ्रू बैटिंग कीजिए। वो भी एक तरीका है। वो कहाँ पढ़ चुके हैं, हमने ब्रेक से पहले ही वो डिस्कस किया था। इट मीन्स वो भी एक बीटा मैनेजमेंट का तरीका है। तो इसमें ये जो है ये पोर्टफोलियो वाला पार्ट है, लेकिन मुझे यहां डिस्कशन करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है सर। दूसरा, टेक एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर विच आर करेंटली ट्रेडेड एट 8125। एंड ये किसका है सर? ये है हमारा फ्यूचर वाला। यस, दोनों तरीके पूछा। इस क्वेश्चन में दो चैप्टर को मिक्स किया है, डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मजा तो तभी आएगा जब हम दोनों अच्छे से कर लें। चलो आगे बढ़े। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन बीटा पोर्टफोलियो बीटा। मांगना ही था, नहीं भी मांगता तो हमें निकालना था। तो चलो पहला वाला काम तो कर ही लेते हैं।
तो लिखोगे पॉइंट नंबर 1, हमें क्या निकालना है, पोर्टफोलियो बीटा। ठीक है, पहले कॉलम में क्या आएगा सर, पहले कॉलम में आएगा स्टॉक्स। ठीक है, ये आ गए स्टॉक्स। इसमें वैल्यू दिया है कि नंबर ऑफ शेयर्स दिया, सर नंबर ऑफ शेयर्स दिया यार, फिर टाइम लगेगा इसमें। फिर क्या जाएगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स। सर उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर, प्राइस पर शेयर के बाद सर क्या जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, वैल्यू। सर वैल्यू आ गया, उसके बाद क्या निकालोगे, वेट। सर वेट के बाद क्या निकलेगा, वेट के बाद आ जाएगा बीटा। एंड लास्ट लाइन वेट इनटू बीटा। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी, एक तो है सर ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड और एक है सी लिमिटेड। लैक्स में दे रखा नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख। शेयर का प्राइस कितना दिया, 500, 750, 250। तो 500 इंटू 3 1500, 750 इंटू 4 3000 और 250 भी तो 500 होगा। तो मेरा टोटल पोर्टफोलियो कितने का है, सर आपका टोटल पोर्टफोलियो है 5000 लाख। तो 1500 डिवाइडेड बाय 5000, 1500 डिवाइडेड बाय 5000, तो सर ये है 0.3, सर ये है 0.6 और ये है 0.1। ठीक है, बीटा दिया 1.4, 1.20 और 1.60। तो 1.4 इंटू 0.3 0.42, 0.6 इंटू 1.2 0.72, 0.1 इंटू 1.6 0.16। इसका कर लेते हैं टोटल। तो सर ये आ गया 1.30 और इसको हम बोलते हैं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। यहां तक तो वो भी कर लेता जिसने जिंदगी में कभी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा हो। ठीक है, वेटेड एवरेज है और कुछ नहीं। पहले पॉइंट में तो कोई दिक्कत थी भी नहीं। अब क्या करना है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी टू बी एक्वायर्ड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो टाइम लगना है वो इसी पे लगना है, बस जो टाइम लगना है इसी पे लगना है। ठीक है सर, ध्यान से करते सारी चीजें। पहले लिख तो लू मांग क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ
रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। ठीक, ठीक है। अब सुनोगे बच्चों ध्यान से, इस पे मेहनत कर लेना, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूं ना ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? इस पॉइंट की वजह से आ सकता है। या तो ये क्वेश्चन आएगा ये सेम, या तो ये वाला पॉइंट किसी ना किसी क्वेश्चन में चिपकाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, सुने क्या भाई साहब? दो तरीके हैं इसके करने के, दो तरीके, दोनों समझना और कौन सा हमें यहां लगाना ये भी समझ लेना। पहला, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज एक्वायर्ड। तो सुनोगे बच्चे, सुनोगे, आपके पास वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितने का है सर? 5,000 लाख का है, और बीटा ऑलरेडी इस पोर्टफोलियो का कितना है? 1.3। हमारे पास पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स ए लिमिटेड के हैं, कुछ शेयर्स बी लिमिटेड के हैं, और कुछ शेयर्स सी लिमिटेड के हैं। टोटल मिलाकर कितने का है पोर्टफोलियो? 5,000 लाख का, और इसका बीटा कितना है? 1.3। यहां तक ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी जिसका बीटा 0 है, कितने रुपए का रिस्क फ्री सिक्योरिटी इस 5,000 में ऐड कर दे। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं उससे मुझे मतलब नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। इस 5,000 लाख में कितने रुपए का रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड करते, क्योंकि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा क्या होता है? 0। इतने रुपए का कि ताकि मेरा पोर्टफोलियो जो बने इसका बीटा 0.91 हो जाए। ठीक सर, एक्स ले लेते हैं। यस सर, लिखे क्या? लिखना नहीं है, मैं गलत कर रहा हूं, लिखना नहीं है, सुनना है बस, मैं गलत लिख रहा हूं। ठीक है सर, अजीब सी बात करते हो आप भी, क्या करें। लेट रिस्क वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बी एक्स। ठीक है, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आई। वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी बी एक्स। ठीक है, तो अब सर बनाए की इक्वेशन? यस, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो का बीटा आना चाहिए 0.91, पहले से 5,000 लाख है और उसका बीटा है 1.30 प्लस 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 रिस्क फ्री सिक्योरिटी आएगी और उसका बीटा है 0। तो टोटल मिलाकर अब मेरे पास पोर्टफोलियो 5,000 लाख रहेगा कि उससे ज्यादा रहेगा? उससे ज्यादा, उससे ज्यादा हो गया ना। 5,000 ये और एक्स ये, तो 5,000 एक्स हो गया सर। प्लस एक्स, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 5,000 इंटू 0.91, तो ये आ गया 4550 प्लस 0.91 एक्स। ठीक है यहाँ तक? ठीक है सर। 5,000 इंटू 1.3 सर 6,500। तो सर एक्स का वैल्यू आ गया 6,500 माइनस 4,550 डिवाइडेड बाय 0.91। तो 6,500 माइनस 4,550 डिवाइडेड बाय 0.91, आंसर आ गया 2142.856। इसका मतलब 5,000 लाख का तो पोर्टफोलियो है ही है जो एग्जिस्टिंग है, और हमने रिस्क फ्री सिक्योरिटी और ऐड कर दिया कितने का? 2,142 का लाख का। अगर आप इसका वेटेड एवरेज बीटा निकालोगे तो कोई शक की बात नहीं है, कितना आ जाएगा? 0.91 आ जाएगा।
एक तो शब्द ये है, अब सुनोगे, अब समझने की कोशिश करना बेटे, अब काम की चीज है। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरी बात, या फिर शब्द ऐसे लिखे हो सकते, आपको पेपर में पढ़ना पड़ेगा कि शब्द क्या लिखे हुए, शब्द ऐसे भी हो सकते, डिस्पोज्ड ऑफ existing security and acquired रिस्क फ्री सिक्योरिटी। शब्द ये भी तो हो सकते हैं। अगर ये शब्द है तो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है सुनो भाई सुनो, आपके पास जो 5,000 लाख का सिक्योरिटीज है उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है जी। तो आप एक काम कीजिए, आप इसमें 5,000 में और पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। बोले करना क्या है, बोले देखो कुछ शेयर्स ए के बेच दीजिए, कुछ शेयर्स बी के बेच दीजिए और कुछ शेयर्स सी के बेच दीजिए। अपना पोर्टफोलियो जो रिस्की सिक्योरिटी है ना ए बी सी, उसको खाली कीजिए और उतने ही रुपए का आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी बढ़ाइए, मत अलग से इसी में जोड़ दीजिए। इट मीन्स टोटल पोर्टफोलियो आपका 5,000 लाख ही रहना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो 5,000 लाख इस बार हम पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा रहे हैं, पोर्टफोलियो का वैल्यू नहीं बढ़ा, हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें से हम रिस्क की सिक्योरिटी को बेचेंगे और उन पैसों से रिस्क फ्री सिक्योरिटी को ऐड करेंगे। रिस्क फ्री सिक्योरिटी अंदर जाएगा इस 5,000 लाख के अंदर, ताकि मेरा पोर्टफोलियो का बीटा कितना जाए 0.91। इन दोनों पॉइंट में अंतर है कि नहीं है? इसमें आप 5,000 के ऊपर रिस्क फ्री एग्जिस्टिंग कुछ डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, और इसमें एग्जिस्टिंग डिस्पोज ऑफ करोगे और उतने ही रुपए का क्या करोगे, रिस्क फ्री। ठीक है सर, तो इसका भी इक्वेशन कैसे बनेगा? इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा, 0.91 इज इक्वल टू 5,000 इंटू 1.30 माइनस करोगे x इंटू 1.30। सर x में a b c की तीनों मिलाकर तो सर a का कितना, b का कितना, c का करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हो? प्लस उतने ही रुपए का रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 5,000 प्लस x होगा कि सिर्फ 5,000? 5,000 डिवाइडेड बाय होगा 5, तो मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 4,550। ये सर कितना जाएगा, ये आ जाएगा 6,500 माइनस 1.30 x का वैल्यू हो जाएगा 6,500 माइनस 4,550 और डिवाइडेड बाय 1.30। तो सर 1,500 लाख रुपए। ठीक है, बस इन दोनों शब्दों में अंतर है, काश आप समझ जाओ। तो सर इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन क्वेश्चन में या तो ये करना है या तो ये करना है। अब क्वेश्चन हम ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलो सर देखते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा कर रहे थे, 2। पढ़े क्या फिर से, द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। बस सर यही तो बोला है, द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी टू बी एक्वायर्ड, तो पहला ही वाला करेंगे ना। कहां बोला है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करना? क्वेश्चन यहां नहीं है, क्वेश्चन जरा शुरू से पढ़ोगे। देखो यहां पॉइंट नंबर 1 अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्या लिखा है, डिस्पोज ऑफ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। समझ में आ रहा? एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को बेचना है, पूरा नहीं, उसका कुछ पार्ट, ए का, बी का, सी का कुछ पार्ट्स, और बदले में क्या करना है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर करना है। इट मींस इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली क्या ये वाला पॉइंट कट जाएगा, ये करना ही नहीं था, करना है ये। सर ये समझाया क्यों,
जरूरी था यार, अधूरी बात मैं कभी नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिटेल में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, कितने रुपए का, 1500 लाख का आप क्या करोगे, ABC रिस्क की सिक्योरिटी बेचोगे और उसमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड कर दोगे 1500 लाख का। यहां तक ठीक है, यस। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो ICAI का सजेस्टेड जरूर देखेंगे, सॉल्यूशन जरूर देखेंगे। आप भी देख रहे होगे, आपके पास जो बुक है उसमें तो सब सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप भी देख रहे होगे, ठीक है सर। तो सर ICAI ने अल्टरनेटिव कर रखा है कि यस, या तो ऐसा करो, या उन्होंने कहा कि और एक तरीका है, सुनना ध्यान से बेटा। बोले बीटा पोर्टफोलियो कितना रखना है हमको, 0.91 इज इक्वल टू रिस्क की जो सिक्योरिटी उसका बीटा कितना है 1.3, 1.3 इंटू वेट ऑफ ए, जो रिस्क की सिक्योरिटी है उसका, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा कितना है 0 इंटू वेट ऑफ बी। ये कौन सा सिक्योरिटी, रिस्की, ये कौन सा रिस्क फ्री। तो क्या वेट ऑफ ए निकल सकता है, ये तो कट गया, वेट ऑफ पोर्टफोलियो बोल दो, रिस्की पोर्टफोलियो सर 0.91 डिवाइडेड बाय 1.30, 0.91 डिवाइडेड बाय 1.30, तो सर 0.7। तो सर वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी हो गया 0.3, बिल्कुल यहां तक ठीक। अब आपको वेट निकाल, सर ये वाला तो आसान है, अच्छा कुछ इसको ऐसे भी फॉर्मूला भी लिखवा दिया, किसी ने इसका फॉर्मूला बना दिया, और फॉर्मूला मालूम है क्या बना दिया, फॉर्मूला वेट ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू टारगेट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, टारगेट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है भाई, फॉर्मूला भी चला लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 0.7 और 0.3 को करना क्या, वो भी डिपेंड करता, सुनो, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि साहब ये रही रिस्क की सिक्योरिटी, इसमें से कुछ हमको बेचना नहीं है, और ये तो रहेगा रहेगा, साथ में हम और रिस्क फ्री सिक्योरिटी को ऐड करेंगे, मतलब मेरा पोर्टफोलियो 5000 लाख रहेगा कि 5000 लाख से ज्यादा ज्यादा, तो फिर ये जो है ना, इसका वेट कितना 0.7 है, इसका वेट 5000 का 0.7 है, तो 0.3 क्या आएगा रिस्क। अगर मैं यहां की बात करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, 5000 है वो है 0.7, तो 0.3 कितना, ये इतना ही आएगा। इट मीन्स मैं कह रहा हूं कि भाई एग्जिस्टिंग हम कुछ नहीं बेच रहे, ये तो 5000 रहेगा रहेगा, और हम साथ में ऐड कर रहे हैं, तो 5000 का वैल्यू कितना है 70% पॉइंट, और दूसरा है कि नहीं नहीं टोटल है 5000, और इसी में रिस्क की सिक्योरिटी भी है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी है, तब ऐसा करना पड़ेगा, 5000 को दो भागों में बांटो, 70% 30%, और 30% 5000 का 30% 1500, ठीक है, ठीक है सर। तो ये सर ये सब में चलेगा कि ये सब में चल जाएगा, जिनको एक्स पसंद है वो एक्स से करे, जिसको एक्स पसंद नहीं एक्स ना करे, और सर ये वाला इस क्वेश्चन के लिए, ये वाला इस क्वेश्चन के लिए काम का नहीं है, ठीक है, इसको हटा दूं मैं। सर और डिस्कशन करोगे कि डिटेल में, हाँ भाई हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो में अभी कुछ नहीं, अभी जितना मैंने पढ़ाया इतना सफिशिएंट है, बाकी मैं पोर्टफोलियो में इसको रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ये काम का है आपका, बाकी ये गलत लिखा था मैंने। हाँ चाहो तो अल्टरनेटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्टरनेटिव मतलब इसका यहाँ लिखा ना, इसको मैं अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, अल्टरनेटिव वेट ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू टारगेट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब टारगेट बीटा कितना रखना 0.91, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है 1.30, तो कितना आ गया 0.7, तो वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी इज इक्वल टू 0.3, तो वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज इज
रुपीज 5000 इंटू 0.3 तो रुपीज 1500 लैक्स। ठीक है, ये कहानी है एक्चुअल। आगे से सर हम एक्स लगा के, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, हम ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो भाई, ये वाला काम हो चुका है हमारा। ये समझ में आ गया कि हम ए बी सी के शेयर्स 1500 लाख रुपए के बेच देंगे और बदले में रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीद लेंगे। पर क्वेश्चन अब आएगा कि 1500 लाख रुपए का जो शेयर्स बेचोगे वो ए का बेचोगे कि बी का कि सी का, तीनों का। तो ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, यही पूछा है अगले पॉइंट में। तो पॉइंट नंबर 3, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, कितने कितने का बेचा। तो बताओ आपने बेचा कितने का, बोले 1500 लाख। तो 1500 लाख में ए बी सी का इक्वल इक्वल बेच दिया क्या, इक्वल इक्वल इक्वल, बराबर बराबर अमाउंट। 1500 मतलब 15, 500 लाख 500 लाख 500 लाख ऐसा बेचा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो सर कैसे करेंगे, आपको वेट देखना पड़ेगा। जिस वेट में पोर्टफोलियो मेंटेन है उसी वेट में शेयर्स भी बेचा गया होगा। सर क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे बोलता हूँ ना, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी डिस्पोज ऑफ, निकालते क्वेश्चन करते हुए बोलूंगा तो मजा आएगा। पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। सबसे पहला मालूम क्या लिख लें, स्टॉक्स ए बी सी, और फिर क्या लिखेंगे मालूम है, वेट। कितने वेट क्या है, 0.3, 0.6, 0.1। फिर क्या जाएगा, वैल्यू। सर वैल्यू मतलब अब समझना साहब, ऐसा है कि टोटल में कितने के शेयर्स बेच रहा हूं, 1500 लाख रुपए के। तो कितने रुपए के शेयर्स ए के बेचूंगा, कितने रुपए के बी के, कितने रुपए के, तो इस रेशियो में, जिस रेशियो में उनका पोर्टफोलियो मेंटेन है, 1500 का 30%, 500 होता ना, 450 यार, 450 लाख का शेयर्स बेचूंगा, किसका, एक का, ठीक है। 900 लाख का शेयर्स किसका बेचूंगा, बी का, और 150 लाख का शेयर्स किसका बेचूंगा, सी का, ठीक। तो इतने वैल्यू का शेयर्स बेचूंगा, पर वो ये नहीं पूछ रहा कितना वैल्यू का, बोल रहा नंबर ऑफ शेयर्स कितना बेचोगे, तो डिवाइड प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर, तो प्राइस चेक कीजिए कितना कितना है जी, 500, 750, 250। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी डिस्पोज ऑफ। लैक्स में कर रहा हूँ, 450 डिवाइडेड बाय 500, 0.9 लैक्स शेयर्स, ठीक। 900 डिवाइडेड बाय 750, 1.2 लाख शेयर्स, 150 डिवाइडेड बाय 250, 0.60 लाख शेयर्स।
ये था एक्चुअल में थोड़ा सा पार्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, थोड़ा सा, और मैंने बात भी पूरी नहीं किया, मैंने बात भी थोड़ी सी ही किया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4 पर। द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट और सोल्ड, ये आ गया। इट मींस अब क्या हो रहा, बोले बीटा हमें 0.91 ही मेंटेन करना है, पोर्टफोलियो 5,000 लाख ही रहने दो, रिस्क फ्री सिक्योरिटी को हाथ भी मत लगाओ, इसको 5,000 लाख ही रहने दीजिए। ठीक है, रहने देंगे। बोले अब एक काम करो, अब बीटा जो कि 1.3 है इसको प्लीज 0.91 कर लीजिए। कैसे करें, बोले फ्यूचर के थ्रू कीजिए। बताओ, ये तो हमने ब्रेक से पहले यही पढ़ रहे थे। तो ये है भाई डेरिवेटिव, ये है। तो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टू बी बॉट और सोल्ड। मेरे ख्याल से फॉर्मूला अच्छे से आपको याद हो गया होगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू टारगेट की बीटा माइनस बीटा पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एफ इनटू एम इनटू बीटा। ठीक, 5,000 लाख इनटू टारगेट बीटा कितना रखना है, 0.91 माइनस 1.30 डिवाइडेड बाय। अब हमें क्या देखना होगा, अब हमें देखना होगा निफ्टी का प्राइस क्या दे रखा। टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर विच आर करेंटली 8125। तो क्या प्राइस दे रखा, 8125। ये प्राइस आज का है कि ये प्राइस फ्यूचर का है। हद हो तो तब होगी जब बच्चा बोलेगा कि ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस नहीं है भाई, वो ये बोल रहा है कि फ्यूचर में जो निफ्टी का प्राइस है, हम जो फ्यूचर के लिए बैटिंग करने वाले हैं, वो आज तो बताना पड़ेगा ना। वो जो ट्रेड हो रहा, वो हो रहा है 8125 पर। एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता, ये करंटली वारंटली क्या पढ़ लो कि करंटली का मतलब अभी जो ट्रेड हो रहा है निफ्टी फ्यूचर, नाम से सुनो ना, निफ्टी फ्यूचर बोल रहा है ना। तो कितना है, 8125। एफ हो गया 8125 और 200 हो गया मल्टीप्लायर। एट 125 इंटू 200 इंटू 1। तो 0.91 माइनस 1.3 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाई 8125 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 1 लाख रुपीज लैक्स में। तो यहाँ जाएगा 120 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस में आया सोल्ड। अब बच्चे बोलते हैं सर 120 नहीं आ रहा, मतलब क्या आ रहा, 0.91 माइनस 1.30 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 8125 डिवाइडेड बाय 200। तो बच्चों को कहना सर माइनस आ रहा 0.0012, पर ये तो लैक्स में है ना, तो इंटू 1 लाख करना पड़ेगा। इंटू 1 लाख किया तब 120 कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा ना। ये तो हमें, ये तो रुपीज इन लैक्स में है, तो इसको इंटू 1 लाख करेंगे ना यार। ठीक, मैं आपको ना बच्चों वाली चीजें बताता हूँ, हालांकि फाइनल में मैं भूल गया था। ठीक है सर, यहां तक हो गया, ये भी हो गया पॉइंट नंबर। पॉइंट नंबर 4 बड़ा आसान है। अब पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 5, द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा पर 2% राइज इन निफ्टी। अगर निफ्टी बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो का बीटा निकालिए। इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है।
वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा इफ निफ्टी rises by 2%। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी बढ़ेगा 2% से, if nifty rises by 2%, then value of portfolio will rise by 2 into 1.30। 0.91 क्यों नहीं लेंगे? 0.91 बीटा होना चाहिए ऐसा पूछ रहा है, इट मीन्स 0.234 का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल पोर्टफोलियो बीटा 1.3 था, 1.3 ही रहेगा, क्योंकि हम हमारा पोर्टफोलियो में तो हमने छेड़छाड़ किया ही नहीं ना, वो तो 1.3 है, पर वो 0.91 हो जाएगा अगर हम फ्यूचर में काम करते, वही मैं करने की कोशिश करूंगा। 2 into 1.30 2.60। अब सुनो सबसे पहले वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, पहले कितना था? 5000, अब हो गया 5000 प्लस 5000 इंटू 2.60%। 5000 इंटू 2.6% प्लस 5000, तो सर ये हो गया ₹5130। ठीक है, अब निफ्टी राइज हुआ तो हमको तो लॉस हो गया, क्योंकि हमारा क्या था? शॉर्ट पोजीशन, लॉस ऑन शॉर्ट पोजीशन ऑफ निफ्टी। कितना रुपया लगाया था? 120 कॉन्ट्रैक्ट था, 120 कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना निफ्टी? 200, और प्राइस कितना था? 8125, और इसका कितना परसेंट? 2%। ये लॉस है सर। 120 इंटू 200 इंटू 8125 इंटू 2%, पर ये लैक्स में करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो सर 39 लाख का लॉस हो गया। तो क्या वैल्यू बचा? वैल्यू पोर्टफोलियो, तो 5130 माइनस 39, तो सर ये बचा 5091। पहले पोर्टफोलियो 5091, मुझे बताओ पहले पोर्टफोलियो कितने का था? तो पहले पोर्टफोलियो था 5000 का, 5000 लाख का। अब पोर्टफोलियो कितना है? 5091, तो परसेंटेज राइस क्या निकालेंगे? परसेंटेज राइस इन पोर्टफोलियो, इन वैल्यू पोर्टफोलियो 5091 हो गया, जबकि पहले था 5000, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5000 इंटू 100, तो 5091 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, तो सर 1.82%। ठीक है, अब आपको निकालना बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो सुनना ध्यान से, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जब भी वो ऐसा पूछ रहा है ना, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो याद है, सब्सटैंशिएट करने के लिए मैंने बोला था, वही है एक्चुअल में। उसका फॉर्मूला क्या था? तो चेंज इन
पोर्टफोलियो रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न। तो बताओ मार्केट में मार्केट बढ़ा था कितने परसेंट से? 2%। और ये कितने परसेंट? 1.8। मार्केट जरूर 2% से बढ़ा पर पोर्टफोलियो तो 1.82% से बढ़ा, तो 1.82 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना जाएगा? 0.91। और बीटा यही तो होना चाहिए था, यही तो अचीव हो गया। बस हम ये बोल, इस पॉइंट को करवाने के पीछे क्या उद्देश्य था? इस पॉइंट को करवाने के पीछे हमारा ये उद्देश्य था। हमारा क्या, इंस्टीट्यूट का क्या उद्देश्य था? इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या था? सुनो कि भाई आप जो जबरदस्त टाइम पास करते हो कि देखो हम अगर निफ्टी में पैसा लगाते हैं या हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो देखो हम इतना कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड कर देंगे तो हमारा बीटा 0.91 हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट कहता है चलो करके बताओ। ये कर दिया, बोले चलो अगर मान लो 2% से बढ़ जाता तो करके, तो ऐसा मैंने करवाया हूं आपको, याद करो ब्रेक के पहले एग्जाम्पल करवाया था सर, याद आया। तो ये क्वेश्चन है, जान लेने वाला क्वेश्चन है और 40 मिनट इसी में लग गया, लगना ही था क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल में समझाना था। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले ले। यस, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो एक बार। मैं जानता हूं पढ़ा नहीं होगा, सुनो। इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू ए लिमिटेड पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ शेयर्स दिया, प्राइस दिया, बीटा दिया, 3 कंपनी है। ठीक है, वो निकालेंगे क्या? बीटा पोर्टफोलियो। सीईओ को लग रहा है कि पोर्टफोलियो वेरी हाई रिस्क की है, तो दिख ही रहा है। और इसका वेटेड एवरेज निकालोगे तो यस हाई रिस्क की है भाई, 1 से ज्यादा है आपका, मार्केट से ज्यादा है तो रिस्की है ही। तो रिड्यूस करना चाहता है सिस्टमैटिक रिस्क। बच्चे इससे परेशान है, बच्चों का फोन भी आया है, सर सिस्टमैटिक रिस्क दिया इस बार तो होता क्या? कैसी बात कर रहे हो? भले ही मैंने पोर्टफोलियो नहीं पढ़ाया पर सिस्टमैटिक रिस्क बताया था स्टार। सर ये क्या है? ये वही है भाई बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, और कुछ नहीं है। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब बीटा। ठीक है, डिस्पोज ऑफ करना है, एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। सर ये तो किया किया लग रहा क्वेश्चन। इंटरप्रेट करना, सीईओ जो है वो करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है भाई, ठीक है सर। एग्जिस्टिंग सिस्टमैटिक रिस्क निकालना, एग्जिस्टिंग मतलब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना, एग्जिस्टिंग नाम चेंज कर दिया। रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितना एक्वायर करना है, डिस्पोज ऑफ करने वाला लगेगा इसमें तो, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा है, पोजीशन पूछा है, और कैलकुलेट न्यू सिस्टमैटिक रिस्क फिर से बीटा पूछ रहा है, अगर राइज हो जाता है 2% तक, और कैलकुलेशन करना 2 डेसिमल प्लेसेस तक। क्या ये आरटीपी का क्वेश्चन है? यस। क्या आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन क्वेश्चन मिल गया आपको? हाँ जी। अगर सॉल्यूशन है आपके पास, जो कि होगा, मेरी बुक में सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन देखकर टिक कर रहे हैं, सिर्फ टिक होता है ना, रिवीजन कैसे करे तो ऐसे टिक करते हैं, अच्छा ये है क्या, हाँ ठीक है, ये है कि ठीक है, तो छोड़ दो, मत दो एग्जाम। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, बनाओ क्वेश्चन। एक होमवर्क है ये, बनाओगे तो अच्छा लगेगा मुझको। होमवर्क 46 होमवर्क। चलो आ जाते क्वेश्चन नंबर 47 पे। 1 जनवरी 2013 को एन इन्वेस्टर हैज ए पोर्टफोलियो ऑफ 5 शेयर्स एज गिवन बिलो। ए बी सी प्राइस दिया, नंबर ऑफ शेयर्स दिया, बीटा दिया। बीटा दिया तो कोई शक की बात नहीं है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पोर्टफोलियो बीटा वो तो निकाल ही लेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10.5% पर एनम, ठीक है, आराम से काम हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालिए, जल्दी से निकालिए, जल्दी से। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ।
सर आप भी निकालिए, मैं नहीं निकालूंगा, मुझसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, आप निकालो बीटा। अब कोई बच्चा ये बोलेगा ना कि सर हमको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना नहीं आता, छोड़ दो फिर, तो इतना कब से बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल रहे हो? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालिए, और चाहो तो सुनो वीडियो पॉज कर दीजिए और आप वो बना लीजिए बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। और सुनो इसका ना, आपको एक बात बताता हूँ, पॉज करने का टाइम काउंट नहीं होता, ठीक है? ठीक है, पॉज करके रख दिए और आप सोच रहे हो यार टाइम तो निकल रहा है, बेटे पॉज करने का टाइम आपका व्यूज में वैसे भी काउंट नहीं होगा, तो क्यों टेंशन लेते हो? ऐसा क्या? यस, वीडियो पॉज कीजिए और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालिए जल्दी से। और सर आप कैसे करोगे? मैं कैसे करूं? मैं तो देखकर लिख लूंगा सॉल्यूशन, आपके पास भी सॉल्यूशन है। निकल गया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, आ गया 0.849। पहला काम मेरा हो गया। सॉरी, सर क्वेश्चन पूरा तो पढ़ लेते, पूरा बाद में पढ़ेंगे, बहुत कुछ है क्वेश्चन में। पहला काम क्या है? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालते हैं। कितना आ रहा है? 0.849। मुझे उम्मीद है कि आपका भी यही आंसर आएगा, ठीक है? मैं इस पर अपना टाइम खराब नहीं कर सकता बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए, ये आपको आता है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं वापस से, चलो फटाफट से ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या क्या मांगा जरा देखते हैं। थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर फॉर फैब 2013, इंपॉर्टेंट है, फैब 2013। और अभी क्या दर चल रहा है सर? 1 जनवरी 2013, और मांग कब कर रहा है? फैब 2013। मतलब सर यह 1 जनवरी 2013 खत्म होगा 31 जनवरी 2013, और ये तो हमको लास्ट का निकालना पड़ता है, 28 फेब 2013 का मांग रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ का एफ मांग रहा है, निकाल लेंगे हम लोग तो 2 महीने बाद का। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट अ फुल हैज। फुल हैज का मतलब सर, मतलब ये हो गया कि टारगेट बीटा हमको क्या रखना है? 0 until Feb for his portfolio if current value of Nifty दे रखा 5900। करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर ऐसा नहीं लिखा है, करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी दे रखा 5900, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज एस, एंड निफ्टी फ्यूचर हैज अ मिनिमम ट्रेड लॉट रिक्वायरमेंट 200 यूनिट्स, एज्यूम दैट फ्यूचर आर ट्रेडिंग एट देयर फेयर वैल्यू। सर ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? ये मैं बाद में समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। Point number 4, the number of future contract the investor should trade if he desire to reduce the beta portfolio। अगर 0.6 हो जाए तो क्या करना है? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर बी ट्रीटेस, ये इंपॉर्टेंट है। सर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है साहब कि जो कैलकुलेशन करोगे वो डेज में करोगे, ठीक है? गिवन इन नहीं है, ये एलएन है, एलएन 1.105। एलन याद आया सर, ये बीएसए में पढ़े थे, नेचुरल लॉग। यस, 1.105 का दिया 0.0998, भगवान ही जानता है सर दिया क्या है। एंड ई पावर दिस 1.01598। भाई सर ये नेचुरल लॉग क्या आ गया सर? समझ में नहीं आ रहा। नेचुरल लॉग आएगा समझ में। अब सबसे पहला काम हमें क्या निकालना? एफ, और कैलकुलेशन किस में करना है? डेज में कैलकुलेशन करना है, ठीक है? क्या डिविडेंड है? नहीं है, तो अब डेज की बात कर लो। यहां से यहां तक कितना दिन हो गया सर? 30 डेज। एक दिन कोई भी छोड़ दो, 1 छोड़ दिया, बचो 30, और यहां से यहां तक 28, तो दोनों को जोड़ दो तो 58 डेज यहां तक, ठीक है? हमें फॉर्मूला मुझे सबसे पहले निकालना है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी।
theoretical value of Nifty. F is equal to S e power RT. सर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि जो डेटा नीचे दिया वो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग का है, ठीक है। एस कितना है सर? एस दिया हुआ है एस, सुनो पॉइंट नंबर 2 पूछ रहा है। अब पॉइंट नंबर 2 के बाद ही बच्चा एस देखने की कोशिश करेगा। समस्या और सुन लो इस क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 2 जो दिया है, अगर पॉइंट नंबर 2 के बाद सोचेगा चलो निकालते, तो बैंड बज गई। फिर तो कैसे निकालोगे? हमें तो एस चाहिए, और हद तो तब होती है एस जो है वो पॉइंट नंबर 3 में दिया है 5900। वो गलत बात लगी मुझे। इनटू ई इक्वल ई। सर रेट क्या है? सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है? यस 10.5%, तो इसी को ले लेंगे। 0.105 into 58 divided by 365. पॉइंट 105 इंटू 58 डिवाइडेड बाय 365। तो सर 0.0166 इसका वैल्यू ढूंढो, शायद क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओहो दिया ही नहीं है। नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सर ये आ गया 1.01682। तो सर रुपीस आ गया 599। अब सुनो मैं जो बोलने जा रहा हूँ सर, अब क्या दिक्कत है? अब मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अभी का नहीं है कि स्टडी मटेरियल में पहली बार डल गए। ये क्वेश्चन पहले का है, पहले भी ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन था। ये जो सॉल्यूशन है अल्टरनेटिव करके ICAI ने अभी डाला, अभी न्यू स्टडी मटेरियल। पहले ये जो क्वेश्चन था उसमें क्या काम था, क्या खेल था, मैं बता रहा हूं क्या खेल था। अब सुनना ध्यान से। उनका ये कहना है कि जो एफ है, एफ ठीक है 5900 है, ठीक है, इंटू ई ये भी ठीक है। बोले रेट 10.5% नहीं है। अब सुना वो क्या बोल रहा है, अब खेल यहां समझ रहा हूं। वो क्या बोलते थे पहले? बोलते थे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर आया है। मतलब देखो, बोले जैसे 10% है, 10% का आप कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर निकालिए। हम ऐसे निकालते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आ जाता हमारा 1.1052%। तो बोले ये जो फैक्टर है ना ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर आया है। ये जो दिखाई दे रहा है 1.105 ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है। रेट इसका क्या है? बोले रेट तो 10% है, ठीक है। दिक्कत क्या है? मैं ठीक है ना, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग ले लेंगे, कोई समस्या नहीं। उनका ये कहना है, सुनना उनका क्या कहना। उनका ये कहना भाई कैसे ले लोगे कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग? ये 10% का साल भर का फैक्टर आया कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर 1 साल का। पर मुझे तो मन से बोल रहा हूं 2 महीने का चाहिए। तो क्या करेंगे? तो 2 महीने के लिए हम क्या करेंगे? 2 महीने के लिए हम ई करेंगे 10 इंटू 2/12। तो आ गया 2 महीने, क्या इसको 3 महीने, हमें 3 महीने का चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए सर। 10 इंटू 3/12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। या फिर हम
इसको 0.025 कर लेंगे और आंसर निकालेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले इंस्टीट्यूट का कहना ये था कि ये जो कंटिन्यूसली, ये जो है ना, ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर है 1.1052। ठीक है, ठीक है। और बोले हमें ये नहीं, हमें पूरे एक साल का नहीं चाहिए। रेट क्या है 10%। ठीक है, हमें 10% का 2 महीने का चाहिए। तो हमें तो आता है, हमें कोई रेट बता दे और हमें बोल दे 2 महीने का कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर निकालो, हम तो आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ठीक है। अब उसका ये क्या कहना सुनना है, इंस्टीट्यूट का ये कहना कि ये जो दिया है ना, ये नहीं है रेट, ये है कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर जो आया है। अच्छा, और आपको चाहिए कितने दिन का? 58 डेज का, और ये क्या है 1 साल का। तो ठीक है ना, हम 58 डेज का निकालेंगे। बोले उसके लिए रेट कहां से लाओगे? हमें तो इसके लिए रेट की जरूरत पड़ेगी, रेट। और रेट निकालोगे कैसे? तो उसके लिए हमें क्या, नेचुरल लॉग, या नेचुरल लॉग ना करके हमारे, हम कैलकुलेटर से भी काम, याद है नेचुरल लॉग से ln को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमको आता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसको कैसे उल्टा करना होता है, कैसे करते थे सर? इसका हमको रेट चाहिए, रेट। क्या रेट निकल सकता है? यस। रेट कितना है जरा देखते हैं। रेट हम उल्टा करते थे, इसको कैसे करते थे? 0.10 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार। तो अब स्क्वायर रूट करेंगे 12 बार। 1.105, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा? -1, और फिर डिवाइडेड की जगह क्या हो जाएगा? इंटू 4096। तो रेट कितना आ गया? 0.0998, 0.0998, या फिर इसको 9.98% में बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस पहले ये था कि हमें ये ढूंढना पड़ता था। ठीक है, ठीक है। तो उसने ना इसका वैल्यू दे दिया, ये देखो 1.105 का वैल्यू कितना दिया? 0.0998। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे कर रहा है? 0.0998 इंटू 58 डिवाइडेड बाय 365, तो 5900। सर बहुत कुछ क्वेश्चन आ रहा है, अभी चुप रहो 1 मिनट, पहले मुझे सॉल्व करने दो। 0.0998 इंटू 58 डिवाइडेड बाय 365, तो सर ई 0.015859, तो 5900 इंटू, क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है? ये देखो 0.01558, इसका वैल्यू दिया 1.01598, 1.01598। अच्छा 900 इंटू 1.01598, तो सर ये आ गया ₹5994.28। ठीक सर, अब कुछ सवाल पूछ ले। यस, पहला क्वेश्चन पूछो पूछो, हमें करना कैसे? तो सुनो, न्यू स्टडी मटेरियल आने से पहले ये अल्टरनेटिव नहीं हुआ करता था, ICAI इसी से सॉल्व करता था। फिर हमारी तरफ से या बाकी टीचर्स की तरफ से, पता नहीं किसकी तरफ से, या इंस्टीट्यूट को खुद होश आया कि यही शब्द एक क्वेश्चन और में था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब आपने रेट इसी को ले लिए थे। ऐसा आप कैसे मान सकते हो कि ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर आया है? कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे, आप इसको रेट क्यों नहीं ले सकते? तो इंस्टीट्यूट ने हाथ जोड़ के विनती किया कि ठीक है भाई, आप रेट इसी को ले लो, अल्टरनेटिव भी कर सकते हो, पर क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है उसमें इसका उसने वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, वैल्यू नहीं दिया, हम संभाल लेंगे, इसका उसने वैल्यू दिया हुआ। यहां तक ठीक है, आप ऐसे ही करो, कोई समस्या नहीं आएगी, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन
चलता है इसमें। तो सर वो ln जो दिया है या e दिया है उसका कोई यूज नहीं है अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो। ठीक है यहाँ तक? यस। आगे बढ़े सर। आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं इसकी मदद से करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि सारा जो इसके बाद स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 में उसने ये वैल्यू ले रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इस वैल्यू से भी कर सकते हो। तो चलो जी, पॉइंट नंबर क्या हो गया? पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी। कितना फुल हैच करने के लिए क्या करना है? ये तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूछ रहा है, पर उसके लिए हमको तो एफ चाहिए। एफ तो सर एफ तो ये दिया है ना, एफ ये वाला तो हमको नहीं ले, ये वाला एफ तो दिया है सर, ये वाला एफ थोड़ी नहीं यूज करते हैं भाई। किसने कहा कि ये वाला एक्चुअल एफ? ये तो आपने निकाला कैश टू कैरी मॉडल, ये कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से निकाला। ये एक्चुअल एफ है कि थियोरेटिकल है? थियोरेटिकल है, कोई शक की बात नहीं, लिखा भी है थियोरेटिकल। तो फिर आप इसको एफ कैसे ले सकते हो? सर हम एज्यूम नहीं कर सकते कि जो एक्चुअल एफ है और जो थियोरेटिकल एफ है वो बराबर है। आपने ही बोला था जब एक्चुअल अगर नहीं दिया है तो हम इसी को लेंगे, हमें एज्यूम नहीं करना है। क्वेश्चन ने खुद ने एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये जो एफ है वो एज्यूम कर रहा है कि जो फेयर वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू भी बोलते हैं, कि जो फ्यूचर है वो फेयर वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, मतलब इसी वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। इट मीन्स यही एक्चुअल एफ भी है, यही थियोरेटिकल एफ भी। सर कहाँ एज्यूम कहाँ किया? ये किया, एज्यूम दैट द फ्यूचर आर ट्रेडिंग एट देयर फेयर वैल्यू। ठीक है, तो सर करेगी फिर काम। यस, क्या निकालना? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मूला पता है ना? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ फ्यूचर। वैल्यू पोर्टफोलियो कितने का था? सर वैल्यू पोर्टफोलियो था 18854,860 का। ठीक, टारगेट बीटा कितना रखना? परफेक्ट है उस बोला इसलिए 0.849 डिवाइडेड बाय फ्यूचर कितने का क्या लेना है? फ्यूचर का सर, फ्यूचर का लेना हमको 5994.28 5994.28 मल्टीप्लायर कितना है? 200 इंटू 1। तो सर 18854,860 इंटू 0.849 डिवाइडेड बाय 5994.28 डिवाइडेड बाय 200, तो 13.35 कॉन्ट्रैक्ट्स। सोल्ड या फिर 13 कॉन्ट्रैक्ट्स, 13 कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें टारगेट बीटा कितना रखना था? 0। पॉइंट नंबर 4, फिर से निकालना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और टारगेट बीटा इस बार कितना रखना? 0.6। अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब सीधा निकालूंगा।
number of contracts is equal to 18854,860 into 0 नहीं 0.6 minus 0.849 divided by 5994.28 into 200 into 18854,860 पहले 0.6 minus 0.849 into 18854,860 divided by 5994.28 divided by 200. 3.92 contracts. मतलब 4 contract sold. ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 49 भी होमवर्क है। 2 क्वेश्चन होमवर्क कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 48 होमवर्क, अच्छा क्वेश्चन है। 48 कुछ सीखने को मिलेगा। 48 होमवर्क हो गया और 49 भी होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि अभी आप लायक नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 50 अभी छोड़ दोगे 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 में मुझे कुछ बातें डिस्कशन करना, पहले 1-2 क्वेश्चन दूसरे टाइप के होंगे तब क्वेश्चन नंबर 50 समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 अभी छोड़ रहा है। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया है। कौन कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिख रहा है वो नहीं, 49 आपके पास है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 51। अगर मैं 51 करवा देता हूं तो बहुत काम हल्का हो जाएगा और फिर हम क्लास ओवर भी कर देंगे और कल की क्लास में डेरिवेटिव खत्म भी हो जाएगा। तो एक बार हिम्मत दिखाए, 51 कर ले क्या यार, बहुत सारी हिम्मत चाहिए। सर करते हैं, भगवान का नाम लेके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइए। मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क जो दिया प्लीज आप लिख लीजिएगा, बाद में मत बोलना कि करवाना करके। क्वेश्चन नंबर 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सर एग्जाम में आया हुआ है कि यस, एग्जाम में भी आया हुआ है, आरटीपी में भी है। तो आरटीपी में 2022 में क्वेश्चन है। आरटीपी में 2022 दिख रहा है ना आपको? बहुत सारी हिम्मत चाहिए इसको क्वेश्चन को करने के लिए। मैं एक बार पानी पी लूं जब तक आप क्वेश्चन रीड कीजिए। चलो आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। सर आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा? आराम से हो जाएगा, बस ध्यान से सुनना पड़ेगा मैं जो कहना चाहता हूँ। अगर ये क्वेश्चन हो गया ना, कसम से आज की क्लास सफल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंसिडरेशन। बीएससी इंडेक्स 25,000। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो लिखा हुआ है 50,50,000। रिस्क फ्री इंटरेस्ट है 9% पर एनम, डिविडेंड यील्ड दे रखा 6% पर एनम और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो दिया 1.5। We assume that future contract on the BSE index with 4-month maturity is used
to hedge the value of portfolio over next 3 months. One future contract is for delivery of 50 times the index. सर क्या बोला है, समझाओगे? नहीं, मेरी खुद की समझ में नहीं आया तो मैं किसे समझूं? आगे पहले पढ़ तो लो क्वेश्चन। बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है। गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी 22,500 इन 3 मंथ। बोले डेली कंपाउंडिंग या एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड। चलो अच्छी बात है, वैसे भी बोलता नहीं तो हम करते भी नहीं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करें। कॉन्सेप्ट यही डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन रीड करने में दिक्कत नहीं होगी। लो भाई, ये है आज और ये 25,000 क्या है, बीएससी का स्पॉट प्राइस 25,000। और वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है 50,50,000। कोई दिक्कत है कि यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बोलो करना क्या। बात ऐसी है, हाँ सुनोगे ध्यान से। बात ऐसी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पोर्टफोलियो होल्ड कर के रखा है 50,50,000 का, कि इस उम्मीद से कि पोर्टफोलियो बढ़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है, इसमें क्या लिखा है अभी उसको भूल जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने, आने वाले 3 महीने में मार्केट क्रैश होने वाला है, ठीक है। तो अब सर शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए। यस, मैं शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए गया और मैंने कहा थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज से पता तो करूं कि होता क्या है। मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज मुझे बैटिंग करना है। बोले अच्छा, बोले हाँ मुझे बैटिंग करना है। तो मैंने कहा बैटिंग करना है तो बैटिंग किस में करूं? तो बोले आपको बैटिंग कितने पीरियड के लिए करना है? मैंने कहा मुझे 3 मंथ वाले में करना, 3 मंथ मुझे ऐसा लग रहा। तो बोले सुनो हमारे यहाँ ना, अब स्टॉक एक्सचेंज समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। बोले हमारे यहाँ 1 मंथ का भी रेट है, 2 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है, 4 मंथ का भी है। उनका जैसे मैं समझा नहीं। बोले आपको बैटिंग 3 मंथ वाले में करनी है तो आप 3 मंथ वाला रेट ले लीजिए। आप शॉर्ट पोजीशन लोगे ना तो आप ले सकते हो, आप मन से बोल रहा हूँ कुछ भी, आप ले सकते हो कि रेट कितने से गिरेगा, 5,900 से गिरेगा या 5,000, जो भी रेट होगा उससे गिरेगा, ठीक है। डाउन पोजीशन, डाउन पोजीशन। मैंने कहा अच्छा, और 1 मंथ और 2 मंथ वाला? बोले ये तो ले नहीं सकते ना भाई, आपका पीरियड ही 3 महीने का है। यहाँ भी कुछ रेट है, यहाँ कितना कितना रेट है, यहाँ मान लो 26,000 रेट है, यहाँ 27,000 रेट है। आपको इससे मतलब नहीं, आपको 3 मंथ वाले से मतलब है। आपको 1 मंथ और 2 मंथ वाला फ्यूचर आप यूज ही नहीं कर सकते। तो अब मेरे पास बचा कितना फ्यूचर है? अब मेरे पास 2 प्राइस बचा। अब स्टॉक एक्सचेंज के पास गया तो स्टॉक एक्सचेंज अब मुझको 2 प्राइस बता रहा है कि आपको भाई यहाँ के लिए हेजिंग करनी है ना। मैंने कहा हाँ। तो बोले हमारे पास 3 मंथ फ्यूचर भी है, 3 मंथ फ्यूचर और 4 मंथ फ्यूचर भी है। और मन से कुछ प्राइस लिख दूं ताकि समझने में आसानी हो। यस, तो मैंने कहा कितना है? बोले ये है 25,500 और ये है 25,700। और आप कह रहे हो कि कम होगा, तो कौन से वाले रेट पे बैटिंग करनी है आपको? इस रेट पे बैटिंग करनी है कि इस रेट पे करनी है? मैंने कहा मुझे तो यहाँ के लिए हेज करना, मुझे शॉर्ट पोजीशन लेना, मुझे डाउन साइड बैटिंग करनी है और मुझे यही 3 मंथ वाले। तो आप इस पे भी कर सकते हो कि ये कम होगा। मैंने कहा मैं इस पे कर सकता हूँ कि 4 मंथ वाले पे? मैंने कहा मैं इस पे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, स्टॉक एक्सचेंज ये बताओ। मैं क्या 4 मंथ फ्यूचर यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो उसका ये कहना कर सकते हो। मैंने कहा कर सकता हूँ मतलब बिल्कुल आप इसको भी यूज कर दो, आप इस पे बैटिंग करो। आप इस, वैसे तो इस पे करना चाहिए, लेकिन आप इस पे भी बैटिंग कर सकते हो कि प्राइस कम होगा। मैंने कहा लेकिन स्टॉक एक्सचेंज इसकी मैच्योरिटी तो 4 मंथ है और मुझे जो सेटलमेंट करना है सर वो तो 3 मंथ में ही करना है ना, फिर कैसे करोगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोले आप यहाँ सेटलमेंट कर सकते हो। आप पहले, आप फ्यूचर नहीं पढ़े हो क्या मैच्योरिटी तक ही आप पहले भी तो सेटलमेंट कर सकते हो, पहले भी तो सौदा काट सकते हो। बोले कैसे काटूंगा जरा बताना। बोले सुनो 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 सुनो। बोले हाँ। मैंने कहा बताओ कैसे करो। जब आप यहाँ पहुंचोगे, ठीक है, जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, तो आप यहाँ देखना
कि यहाँ एक तो ये दिखाई देगा आपको स्पॉट प्राइस, और स्पॉट प्राइस मान लो कुछ और भी होगा, मैं मन से बोल दूं इसको, यस सर, मान लो 25,200 हो गया। और फिर यहाँ 1 मंथ फ्यूचर भी दिखाई देगा, तो ये हो गया 25,400। ये सब मन से लिख रहा हूँ। तो बोले जब आप 3 मंथ में पहुंच जाओगे, पहुंच गए 3 मंथ, बोले हाँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि लाओ पेपर लेके आओ। आप पेपर लेके आओगे और उसमें लिखा रहेगा डाउन साइड बैटिंग, और कौन सा वाला प्राइस पे लिखा रहेगा 4 मंथ। तो मैं ये देखूंगा यहां खड़ा होके कि अभी क्या चल रहा है 4 मंथ वाला। 4 मंथ मतलब यहां से 1 मंथ हुआ ना, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्या, एक डेट लिख दूं। हाँ सर, ये जनवरी है सर, ये मार्च है, और ये कौन सा है, अप्रैल। तो जब आप यहां बैटिंग कर रहे हैं तो आप अप्रैल वाले पे बैटिंग कर रहे हैं। जब आप आओगे मेरे पास मार्च में, तो मार्च में कहूंगा कि चलो लेके आओ अपना पेपर। आपने ये पेपर लेके आया तो मैं देखूंगा आपका डाउन साइड बैटिंग, डाउन साइड है, डाउन साइड, ठीक है। तो 25,700 से कम होना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ ये भी 25,700 से कम है, ये भी 25,700 से कम है, ठीक है। लेकिन स्पॉट से कभी मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि आपका अभी भी कितना बाकी है, 1 माह बाकी। आपका जो फ्यूचर है वो मार्च का है कि अप्रैल का, अप्रैल का। तो और ये जो फ्यूचर दिख रहा है ये कब का, अप्रैल का। इट मींस मैं कंपैरिजन किससे करूंगा, मैं 1 मंथ वाले से करूंगा। और आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 300 रुपए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, काश आप समझ जाओ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, बस यही पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि आपको 3 मंथ के लिए हैज करना है तो आप 3 मंथ फ्यूचर के थ्रू ही हैज कर सकते हो, आप 4 मंथ फ्यूचर भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप 3 मंथ में पहुंच जाओगे, उस डेट में पहुंच जाओगे जब आपको पैसों की जरूरत है, आप सौदा काट देना। लेकिन जब सौदा काटोगे तो दोनों जो फ्यूचर का है, जो फ्यूचर वो एक ही डेट का होना चाहिए। ये मेरे पास था, ये कब का था, अप्रैल का। तो जब वहां पहुंचोगे आप मार्च एंड में, तो दूसरा जो फ्यूचर जिससे सौदा काटना वो भी अप्रैल का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके सर, तो अगर ये अप्रैल का है तो जब मैं यहां पहुंचूंगा इससे सौदा नहीं काट सकता, ये भी अप्रैल का है होगा। Yes. उस समय अप्रैल वाले फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, ठीक है सर। अब पढ़े के सर, हाँ, अब पढ़ते क्या लिखा है। We assume that future contract on the BSE index, future contract, अब पढ़ो, with 4 month maturity is used। बोले ये वाला यूज कर रहे हैं 4 मंथ, क्या करने के लिए, बोले हैज करने के लिए। किसको, बोले वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, कौन सा, 3 मंथ। 3 मंथ में जो मार्केट क्रैश होने वाला है उस वैल्यू को हैज करने के लिए जो फ्यूचर यूज कर रहे हैं वो 3 मंथ वाला यूज नहीं कर रहे हैं, वो 4 मंथ वाला यूज कर रहे हैं। यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ, बाकी और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है जी, ठीक है। बाकी 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 50 टाइम्स। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालना। इस बार उसने प्राइस भी नहीं दिया, निकालो। तो कौन सा वाला निकाले, ये वाला। तो यहाँ बैठ के हमें प्राइस निकालना है, तो यहाँ बैठ के प्राइस कौन सा वाला निकालेंगे, ये वाला कि ये वाला, सर ये वाला 25,700। सर ये तो दिया है बेटे, ये तो मैंने मन से लिखा था ना, आपको तो निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। इट मीन्स ये हमारे काम का नहीं है, हमें ये वाला निकालना है, 4 मंथ वाला, ठीक है, ठीक है। तो एस मालूम है क्या, हाँ, तो हो जाएगा। चलो काम करें। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मूला हुआ F इज इक्वल टू एस ई। नहीं, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज नहीं करना है, तो सर फिर हो जाएगा 1 प्लस R माइनस वाई इंटू टाइम, ये ना, हाँ ठीक है। एस का मतलब स्पॉट प्राइस कितना दिख रहा है,
कहाँ गया भाई क्वेश्चन? सर 25,000 दिखा। 25,000 1 प्लस आर है 9%, 0.09 माइनस यील्ड कितना है 0.06, पीरियड कितना है 4/12। 25,000 इंटू 0.09 माइनस 0.06 इंटू 4/12 प्लस 1.01 इंटू 25,000, सर 25,250। ठीक है, पर वो बोल रहा एक कॉन्ट्रैक्ट का, एक फ्यूचर का प्राइस, एक कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ लिखा प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना है मल्टीप्लायर एक लॉट में, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना? सर एक कॉन्ट्रैक्ट में 50, 25,250 इंटू 50, तो सर ये आ गया रुपीस 12,62,500। इट मीन्स 25,250 क्या है ये वाला। यहाँ अब 4 मंथ वाला आपने निकाल लिया और ये आ गया 25,250 और इससे कम होना चाहिए आप सोच रहे हो। ये है कब का 4 मंथ का। अब हम 3 मंथ में देखेंगे कि वहां 1 मंथ फ्यूचर क्या रहा। ये कुछ नहीं दिया है, ठीक है सर, यहां तक ठीक है। यस, पॉइंट नंबर 2 में क्या मांग रहा है? गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी 22,500 इन 3 मंथ। बात करूंगा। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लीजिए, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन तो ले रहे हैं पर कितने से लेना है ये थोड़ी नहीं मालूम है हमको। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 अगले पेज में करते हैं। गेन और लॉस ऑन शॉर्ट पोजीशन ऑफ फ्यूचर। पहला काम है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यू पोर्टफोलियो इनटू टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ फ्यूचर। वैल्यू पोर्टफोलियो कितने का था? 50,50,000। टारगेट बीटा 0 कुछ ना, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो दिया है 1.5। एफ कितना दिया हुआ है? एफ हमने निकाला था कितना 25250 मल्टीप्लायर 50 और बीटा ऑफ फ्यूचर 1। तो 50,50,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 25,250 डिवाइडेड बाई 50, तो यहाँ जाएगा 6 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड। ठीक है, अब लास्ट बात भाई, इतना झेल लो तो टेंशन खत्म होगा। बोले गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन। अब कहां तक थे, मैं फिर से डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये था आपका 3 मंथ,
और ये है आपका 4 मंथ, और ये है आज। अब आज आपने हेज किया तो आपने यहां से निकाला 4 मंथ फ्यूचर, और कितना निकाला था आपने 4 मंथ फ्यूचर? 25,250 निकाला था। और इसको काटने के लिए आपको यहां काटना है ना, तो यहां के लिए चाहिए आपको 1 मंथ फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि आपको यहां सेटलमेंट करना, यूज भले ये वाला कर रहे हैं 4 मंथ, पर सेटलमेंट यहां करना, इसके लिए चाहिए हमको 1 मंथ फ्यूचर। अब सुनना ध्यान से क्या बोला, गेन और शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन तो है आपके पास, गेन निकालना। इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी 22,500, बोले इंडेक्स हो गया 22,500 इन 3 मंथ, ये पहुंच गया 3 मंथ। अब 3 मंथ में दो चीजें हो सकती है, एक होता है स्पॉट, एक होता है 1 मंथ फ्यूचर। तो ये 22,500 दिया क्या है? स्पॉट दिया है कि 1 मंथ फ्यूचर दिया? स्पॉट दिया ना भाई। इंडेक्स जो है वो यहाँ, इंडेक्स यहाँ कुछ और था, यहाँ इंडेक्स कितना था 25,000, बोले जो इंडेक्स यहाँ था ना 25,000, बोले यहाँ पहुंच के हो गया 22,500। तो सर हम 25,250 को 22,500 से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, हमें इससे कैसे काट सकते हो सौदा? आपको तो ये अप्रैल का है ना, अप्रैल का, तो ये भी कब का चाहिए आपको? अप्रैल का। दूसरा रेट भी अप्रैल का ही चाहिए। इट मीन हमें क्या चाहिए? 1 मंथ फ्यूचर। दिया है क्या? नहीं दिया है, निकाल सकते हो क्या? यस, 22,500 पता है और 1 मंथ फ्यूचर, हमें 1 मंथ फ्यूचर की जरूरत है। तो सर सबसे पहले होगा कैलकुलेशन ऑफ वन मंथ फ्यूचर, उसके बिना काम ही नहीं होगा। एफ इज इक्वल, अब इंडेक्स कितना हो गया बोल रहे हैं मार्च में, सॉरी मार्च बोल रहा हूँ, 3 महीने बाद दिया है कि यार 22,500 इंटू, सीधा ले रहा हूँ 1 प्लस 0.09 माइनस 0.06 इंटू 1/12, तो 22,500 इंटू 0.09 माइनस 0.06 इंटू 1/12 प्लस 1, तो सर ये आ गया 1.0025 इंटू 22,500, तो सर ये हो गया 22,556.25। ठीक है, हो गया यहाँ तक? यस सर। इसका मतलब है आपने शॉर्ट 25,250 से नीचे गिरेगा, शॉर्ट पोजीशन था और वाकई नीचे गिर गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो बस लास्ट काम यहीं कर लेके नीचे गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन ऑफ फ्यूचर, गेन इज इक्वल 25,250 माइनस 22,556.25 इंटू, ये एक पर, एक लॉट में 50 और ऐसे 6 लॉट, गेन निकल जाएगा ₹808125। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा पसंदीदा क्वेश्चन था सर। आज की क्लास तो बहुत हैवी गई, मैं तो भाई जाना तो था ही ना यार, हैवी तो जाना ही कब पड़ेगा ना क्लासेस। तो बहुत कुछ था आज की क्लास में सीखने के लिए, समझने के लिए। टाइम पास क्लास आज की बिल्कुल नहीं थी, आज लगा कि सीए फाइनल कर रहा है। ठीक है जी, ओवर करते क्लास, होमवर्क दे देता हूँ और भी होमवर्क दे देता हूँ।
तो और होमवर्क रहा आपके लिए, T1 में करवाया हूं ना, 52 होमवर्क है, 53 होमवर्क, 52 53 होमवर्क रहा। ठीक है जी, थैंक यू। होमवर्क ध्यान से करोगे, कल मिलते। 52 और 53 ना रिपीट जैसा है इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।